हेलो स्टूडेंट्स। तो हमारा सेकंड चैप्टर जो है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस वो कंप्लीट हो चुका है। तो हमें कुछ न्यूमेरिकल्स करने थे सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स पर। तो यहाँ पर जो मैंने न्यूमेरिकल सेलेक्ट करे हैं वो कुछ स्पेशल टाइप के न्यूमेरिकल्स हमने सेलेक्ट करें और इस तरह से करें हैं कि ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आपका हर कॉम्बिनेशन जो है वो कवर कर लेगा और आप हर तरह के जो सीरीज़ एंड पैरेलल के क्वेश्चंस हैं वो आप कर लेंगे। बट फिर भी इस वीडियो मतलब एक वीडियो लेक्चर में आपको मैं हर तरह का क्वेश्चन मतलब काफ़ी ज़्यादा वैरायटी के क्वेश्चंस तो मैं नहीं करा सकता, बट एक सेलेक्टेड कैटेगरी मैंने ले लिए तो ये मोर देन 80 to 90% आपके जो न्यूमेरिकल्स है वो सॉल्व कर देगा। कुछ अलग अलग कैटेगरीज के मैंने न्यूमेरिकल्स उठाए हैं। तो इसके अंदर मैं आपको सबसे पहले तो ये सिखाऊंगा कि सीरीज और पैरेलल को आपको आइडेंटिफाई कैसे करना है, सर्किट को सिंप्लीफाई कैसे करना है। यहाँ पर जो मेन पॉइंट है वो ये है कि किस तरह से आप कितनी जल्दी आप सर्किट को रीड्रॉ करके उसको सिंपल बना सको ताकि आप सीरीज और पैरेलल को पहचान सको। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ पर हमें कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है ए और बी पॉइंट्स के बीच में। ए और बी पॉइंट्स के बीच में कैपेसिटर्स कनेक्ट करने हैं। ये बहुत ही ईजी था कि एक दो तीन तीनों कैपेसिटर सीरीज में लगे हुए थे, बट क्वेश्चन को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर दिया गया। यहाँ से एक वायर लिया गया है और इधर जोड़ दिया गया है और इधर से एक वायर लेके इधर जोड़ दिया गया है। अब क्या अभी भी ये तीनों कैपेसिटेंस सीरीज में है या इनका कॉम्बिनेशन कुछ चेंज हो गया? क्या ये सीरीज में है या फिर पैरेलल में आ गए हैं, कैसे हो गए हैं वो हम देखते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का मेन अप्रोच ये होता है कि सबसे पहले तो आप ये देखो कि ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं जहाँ पर पोटेंशियल सेम है। पोटेंशियल सेम उन पॉइंट्स पर होंगे जो कि सेम कंडक्टिंग वायर से कनेक्टेड है। ठीक है, यहाँ पर दो पॉइंट्स है ए और बी, इन दोनों पॉइंट्स पर पोटेंशियल है। लेट अस अज्यूम ए एंड यहाँ पर पोटेंशियल है ए, यहाँ पर पोटेंशियल है बी, दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस है तो करंट फ्लो करेगी। तो सबसे पहले हमें ये वो पॉइंट्स को छांट कर निकालना है, ढूंढ कर निकालना है जहाँ पर पोटेंशियल जो है सेम है। पोटेंशियल उन पॉइंट्स पर सेम रहता है जहाँ पर बीच में कोई भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट या फिर कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस कनेक्टेड नहीं होती है और सेम कंडक्टिंग वायर से कनेक्टेड रहते हैं। तो देखिए ये वाला जो पॉइंट है, हम इन जंक्शंस को आइडेंटिफाई करते हैं जहाँ पर पोटेंशियल जो है वो सेम रहने वाला है। ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये सेम कंडक्टिंग वायर से कनेक्टेड है। बीच में ना तो कोई कैपेसिटर है, ना कोई रजिस्टर है, ना कोई और डिवाइस है, ना कोई स्विच है। तो हमने क्या करा, इस पॉइंट का पोटेंशियल भी हमने ए लिख दिया क्योंकि ये दोनों सेम कंडक्टिंग वायर से कनेक्टेड है। ऐसे ही जब भी आपको सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन के न्यूमेरिकल्स मिले और आपको ये समझ में ना आ रहा हो कि कौन सा कैपेसिटर किसके साथ सीरीज में और पैरेलल में, तो आपको इस तरह से जो सर्किट है वो सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, ये पॉइंट ए हो गया। ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इनके बीच में भी कोई भी कैपेसिटर कनेक्टेड नहीं है, तो ये वाला पॉइंट भी क्या हो गया, ए। ठीक है, सेम कंडक्टिंग वायर, सिमिलरली सेम कंडक्टिंग वायर, ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा वायर जो है वो सेम है। ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इनके बीच में भी कोई भी कैपेसिटर नहीं है। तो ये चारों पॉइंट्स कौन से हो गए, ये चारों पॉइंट्स हो गए ए पॉइंट्स। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं। ये वाला पॉइंट अगर बी है तो ये भी बी होगा क्योंकि इनके बीच में कोई कैपेसिटर नहीं है। ये वाला पॉइंट अगर बी है तो ये भी बी है क्योंकि इन बिटवीन कोई भी कैपेसिटर कनेक्टेड नहीं है। सिमिलरली दिस इज ऑल्सो बी एंड दिस इज ऑल्सो बी क्योंकि इन सारे पॉइंट्स के बीच में कोई भी कैपेसिटर कनेक्टेड नहीं था। तो हमने क्या मान लिया कि इन सारे पॉइंट्स पर, ये जो सारे पॉइंट्स है सेम कंडक्टिंग वायर से कनेक्टेड है, सेम कंडक्टिंग वायर से कनेक्टेड है तो इन सब पर पोटेंशियल जो है वो सेम होगा। अब हम इस सर्किट को सिंप्लीफाई करते हैं। टोटल हमारे पास कितने पॉइंट्स हैं? टोटल हमारे पास सिर्फ दो पॉइंट्स हैं, ए और बी। ना तो कहीं सी है ना कोई डी है। ये जो सी मैंने लिखा है ये कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है। कैपेसिटर की कैपेसिटेंस, तीनों की कैपेसिटेंस हमें इक्वल दे रखी है, सेम दे रखी है। कितनी दे रखी है? सी। ठीक है, एक जनरल मैंने ले लिया है सी। यहाँ पे आपको एग्जाम में 1 माइक्रोफेरेड 2 माइक्रोफेरेड कुछ भी दिया हुआ हो सकता है। अब हम इस सर्किट को सिंप्लीफाई करके रीड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले तो जो पॉइंट्स हमने आइडेंटिफाई करें वो हम यहाँ पर लिखते हैं, पॉइंट ए, पॉइंट बी। ए और बी पॉइंट हमने आइडेंटिफाई करें सर्किट में। ए और बी के अलावा और कहीं पर अलग से पोटेंशियल नहीं है। हर कहीं पे पोटेंशियल या तो ए है या फिर पोटेंशियल बी है। तो ए और बी के बीच में एक एक करके कैपेसिटर्स हम बनाते रहते हैं। तो सबसे पहले ये वाला कैपेसिटर है ए और बी के बीच में। मैं यहाँ पर कैपेसिटर को कैंसिल करता रहता हूँ। जो जो कैपेसिटर मैं यहाँ पर बनाता जाऊँगा वो मैं यहाँ पर कैंसिल करता रहूँगा। इससे क्या मेरे लिए ईजी हो जाता है ये, और कैपेसिटर कोई भी छूटता नहीं है।
ठीक है। पर कभी कभी ऐसा होता है कि कैपेसिटर्स ये इनको सर्किट को बनाते बनाते आप कोई ना कोई कैपेसिटर सर्किट में यहाँ पर मिस कर देते हो, इसलिए याद रखने के लिए जो कैपेसिटर मैं यहाँ पर बना दूंगा नए सर्किट में वो पुराने सर्किट में मैं कैंसिल आउट कर दूंगा ताकि कुछ भी मिस ना हो। ठीक है, ए और बी के बीच में ये वाला कैपेसिटर हम बनाते हैं। फर्स्ट वाला कैपेसिटर मैंने बनाया, ए और बी पॉइंट के बीच में मैंने कनेक्ट कर दिया और यहाँ पर मैंने कैंसिल कर दिया। ये बस इसलिए है, याद रखने के लिए ये कैपेसिटर हम बना चुके हैं। अब ये वाला कैपेसिटर भी किस किस के बीच में कनेक्टेड है, ए और बी के बीच में कनेक्टेड है। तो ए और बी के बीच में एक और कैपेसिटर कनेक्टेड है, तो इसको भी हम यहां पर कैंसिल कर देते हैं। अब ए और बी के बीच में एक ये वाला कैपेसिटर भी ए और बी के बीच में कनेक्टेड है, तो इसको भी हमने ए और बी के बीच में कनेक्ट कर दिया, ये इस तरह से, और यहां पर मैं कैंसिल कर देता हूं। तीनों कैपेसिटर्स कैंसिल हो चुके हैं, तीनों कैपेसिटर्स हम यहां पर बना चुके हैं। सबकी कैपेसिटेंस कितनी है, सी, और ये सारे के सारे ए और बी पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड है। सारे कैपेसिटर्स कौन कौन सा पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड है, ए और बी के बीच में कनेक्टेड है। आप देख सकते हैं कि ये वाला पॉइंट ए है तो ऑब्वियसली इट इज, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये बी है तो ये भी बी होगा और ये भी बी होगा। सारे सेम कंडक्टिंग वायर से कनेक्टेड है। तो सारे कैपेसिटर्स कौन कौन से दो पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड है, ए और बी के बीच में। अब अगर सारे कैपेसिटर्स ए और बी के बीच में कनेक्टेड है तो यहां से आने वाले चार्ज के पास तीन रास्ते हैं बी तक जाने के लिए। या तो वो फर्स्ट कैपेसिटर से चला जाएगा, सेकंड और थर्ड में से नहीं जाएगा, या फिर वो सेकंड में से चला जाएगा, फर्स्ट और थर्ड से नहीं जाएगा, या फिर वो थर्ड से चला जाएगा, फर्स्ट और सेकंड से नहीं जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को, इस तरह के नेटवर्क को आप बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं एज कंपेयर टू दिस। यहाँ पर आइडेंटिफाई करना मुश्किल था कि कैपेसिटर्स कौन सी सीरीज में कौन से पैरेलल में। यहाँ पर मेरे हिसाब से, मेरे अकॉर्डिंग आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे कि ये सारे के सारे कैपेसिटर्स किस में कनेक्टेड हैं, पैरेलल में। पैरेलल में कैसे कैपेसिटर्स को हम ऐड करते हैं फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप कैपेसिटर्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर्स जो होता है, सी इक्विवेलेंट जो होता है, ये किसके इक्वल होता है, C1 प्लस C2 प्लस C3, इस तरह से करते हैं पैरेलल में। सीरीज में हम क्या करते हैं, सीरीज में रेसिप्रोकल करके करते हैं। रजिस्टर्स में हम उल्टा करते थे, कैपेसिटर्स में इस तरह से ऐड होता है। पैरेलल वाले एल्जेब्रिकली ऐड होते हैं और सीरीज वाले रेसिप्रोकल करके ऐड होते हैं। अगर आपको फॉर्मूला नहीं है तो आप एक बार सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला लेक्चर देखना, उसके बाद न्यूमेरिकल सॉल्व करना। डायरेक्टली न्यूमेरिकल सॉल्व करने आओगे तो बहुत सारी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, अब हमने क्या करा, सारे कैपेसिटर्स कितने थे, सब क्या क्या था, सबका कैपेसिटेंस C1 भी C के इक्वल था, C2 भी C के इक्वल था, C3 भी C के इक्वल था। तो टोटल कैपेसिटेंस कितना आ गया, 3C। 3C इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द नेटवर्क। तो ये हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है नेटवर्क का। देखने में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, बट हमने इसको ऐसे करके इसको काफ़ी सिंपल बना लिया। अब हमने इसको सॉल्व कर दिया, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द नेटवर्क इज 3C। तो इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। हालांकि बहुत इजी था, थोड़े से जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल्स हम करेंगे। फर्स्ट था, इससे सबसे पहले तो मैंने आपको इस न्यूमेरिकल को कराने का सबसे पहले तो मोटिव तो मेरा ये था कि आपको मैं सर्किट को सिंप्लीफाई करना सिखा दूँ, सर्किट को पहचानना सिखा दूँ। कैसे, आपको सबसे पहले वो पॉइंट्स आइडेंटिफाई कर लेना है जिन पर पोटेंशियल कैसा है, सेम है, जो कि सेम कंडक्टिंग वायर से कनेक्टेड है। वो पॉइंट्स आइडेंटिफाई करके आपको सर्किट को सिंप्लीफाई करना है। जैसे हमने पहले करा कि पहले हमने सारे वो पॉइंट्स आइडेंटिफाई कर लिए जो कि ए से कनेक्टेड है डायरेक्टली, दिस 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 एंड दिस, ये सारे के सारे ए से कनेक्टेड है डायरेक्टली, बीच में कुछ भी नहीं है। तो सब पर पोटेंशियल कितना हो जाएगा, ए। यहाँ पर ये सारे के सारे पॉइंट्स, ये वाले पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये सब बी से डायरेक्टली कनेक्टेड है, सब पर पोटेंशियल बी हो गया। तो हमारा सर्किट बनाना थोड़ा ईजी हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमें एक नेटवर्क दिया हुआ है, वापस से हमें सीरीज और पैरेलल को डिसाइड करके इस सर्किट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमें कैलकुलेट करना है। सी इक्विवेलेंट हमें बताना है, और सी इक्विवेलेंट बताने के लिए आइडेंटिफाई करना है कौन कौन से कैपेसिटर सीरीज में, कौन कौन से कैपेसिटर्स पैरेलल में। तो इस तरह के क्वेश्चंस जहां पे आपको ए और बी सेम साइड पर मिल जाए, सेम साइड पर मिल जाए, और ये कुछ एक लैडर का फॉर्मेशन कर ले। लैडर का मतलब ये स्क्वायर बॉक्सेस आपको एक के बाद एक के बाद एक मिलते जाए। यहाँ पर
एक ही स्क्वायर बॉक्स है आपको एग्जाम में, या फिर जब आप क्वेश्चंस करेंगे आपको एक से ज़्यादा स्क्वायर बॉक्स भी मिलते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम बोलते हैं लैडर क्वेश्चंस। तो लैडर में यहाँ पर एक बॉक्स है और ए और बी ये दोनों पॉइंट्स एक ही तरफ है, आप मतलब एक ही साइड है, ए यहाँ पर और बी यहाँ पर नहीं है, दोनों एक ही तरफ है, और इस तरह के क्वेश्चंस को हम क्या बोलते हैं, लैडर फॉर्मेशन। ठीक है, तो यहाँ पर जब आपको क्वेश्चंस, इस तरह के क्वेश्चन जब आपको आते हैं एग्जाम में, तो आप सबसे पहले ए और बी को आपको नहीं छेड़ना और आपको क्वेश्चन को स्टार्ट करना है पीछे से। पीछे से जब आप क्वेश्चंस को करना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले देखिए कि यहाँ पर हमें पोटेंशियल नोट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमें क्लियरली आइडेंटिफाई हो रहा है कि C2, ये तीनों कैपेसिटर, इनके नाम लिख देता हूँ मैं, 1 2 एंड 3। ये तीनों कैपेसिटर्स किस में कनेक्टेड हैं, ये तीनों कैपेसिटर्स अगर यहाँ से कोई चार्ज आता है तो और उसको यहाँ तक जाना है, तो ये तीनों के तीनों उस चार्ज को पहले 1 से जाना पड़ेगा, फिर 2 से, फिर 3 से। ऐसा नहीं हो सकता कि सीधे सीधे ही वो जो चार्ज है यहाँ पर आने के बाद वो यहाँ पर आ जाए, किसी भी एक को क्रॉस करे बिना। अगर यहाँ पर चार्ज है और उसको यहाँ तक आना है तो उसको इन तीनों को क्रॉस करना पड़ेगा, तीनों को क्रॉस करना पड़ेगा, एक को भी स्किप करके नहीं आ सकता। तो ये तीनों के तीनों कैसे कनेक्टेड हैं, ये तीनों के तीनों सीरीज में कनेक्टेड है। ये तीनों के तीनों किसमें कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर चार्ज आता है और उसको इस पॉइंट तक आना है, अगर चार्ज यहाँ पर है और उसको इस पॉइंट तक आना है तो उसको तीनों से ही पास होकर आना पड़ेगा। बीच में इसके पास कोई और ऑल्टरनेटिव नहीं है, कोई भी पैरेलल वे नहीं है, तीनों में से उसको क्रॉस होना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कैपेसिटर्स कैपेसिटर्स 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3 कौन से कॉम्बिनेशन में हो गए, आर इन सीरीज। अगर ये सीरीज में हो जाते हैं तो सीरीज में कैपेसिटर्स कैसे ऐड होते हैं, तो 1 अपॉन सी इक्विवेलेंट। अगर हम यहाँ पर सी इक्विवेलेंट लिखते हैं, क्योंकि हमने ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सी इक्विवेलेंट लिख रखा है, तो यहाँ पर मैं इसको सी डैश कर देता हूँ, 1 अपॉन सी डैश। 1 अपॉन सी डैश क्या है, 1 2 और 3 का इक्विवेलेंट कैपेसिटर। तो 1 2 और 3 का इक्विवेलेंट कैपेसिटर हम यहाँ पर लिखते हैं। कैसे होंगे सीरीज में, सीरीज में रेसिप्रोकल होकर ऐड होते हैं। रेसिप्रोकल देखिए, C1 की वैल्यू यहाँ पर हमें क्वेश्चन में 3 पिकोफैरेड दे रखी है, तो हम पहले यहाँ पर 3 लिख देते हैं, सारी वैल्यूज पिकोफैरेड में, फिर मैं आपको पिकोफैरेड को एक्सप्रेस करना ही बता दूंगा। तो यहाँ पर मैं 1 के लिए यहाँ पर 3 लिख देता हूँ। फिर ये जो C2 है, C2 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में 2 पिकोफैरेड दे रखी है, तो 1/2 लिख देता हूँ। और फिर जो थर्ड कैपेसिटर है, थर्ड कैपेसिटर क्या है, C1 है, थर्ड कैपेसिटर C1, तो C1 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में 3 पिकोफैरेड दे रखी है। तो इस तरह से हमने सीरीज में तीनों कैपेसिटर्स को ऐड अप कर लिया। तो कितना होगा एलसीएम, 3 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 6। अगर एलसीएम 6 है तो ऊपर हो जाएगा 2 + 3 + 2 1/c डैश इक्वल टू, ठीक है, इक्वल्स टू 3 और 2 5 और 2 7, 7/6। ये किसकी वैल्यू है, 1/c डैश की। तो c डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, c डैश इज इक्वल्स टू 6/7। c डैश की वैल्यू 6/7 आ गई। सीरीज में आप एक चीज़ नोट कर सकते हैं, सीरीज में कोई भी कैपेसिटर्स, कितने भी कैपेसिटर्स, बड़े से बड़ा कैपेसिटर अगर सीरीज में कनेक्टेड होता है तो जो सबसे छोटा कैपेसिटर होता है, इक्विवेलेंट कैपेसिटर हमेशा उससे कम होता है। यहाँ पर सबसे छोटा कैपेसिटर कौन सा है, 2 पिकोफैरेड का है, और यहाँ पर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू 1 से भी कम है। तो कितने भी बड़ा से बड़ा कैपेसिटर कनेक्टेड हो, कोई इफेक्ट नहीं करता। सीरीज में अगर आप ऐड करोगे कैपेसिटर्स को तो इक्विवेलेंट कैपेसिटर्स की वैल्यू जो होगी हमेशा सबसे छोटे कैपेसिटर से कम आएगी। मान लीजिए हमारे पास सीरीज में बहुत सारे कैपेसिटर्स कनेक्टेड है, 100 से लेकर 1 तक 100 कैपेसिटर्स कनेक्टेड है और उनकी वैल्यू है 100 पिकोफैरेड, फिर 99 पिकोफैरेड, फिर 98 एंड सो ऑन। इस तरह से 1 तक, 1 पिकोफैरेड तक हमारे पास 100 कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड है। तो जब आप इनको सम अप करोगे तो आपका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटर होगा वो 1 से कम ही आएगा, ठीक है। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सीरीज में हमेशा स्मॉलेस्ट कैपेसिटेंस से कम ही आता है, ठीक है। ये बनाने के बाद हम सर्किट को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके रीड्रॉ करते हैं।
रीड्रॉ करके सर्किट को यहाँ पर देख सकते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है ओरिजिनल सबसे छोटा कैपेसिटर जो 2 पिकोफैरेड था उससे कम आया है, यह है 6/7 पिकोफैरेड। अब हम सर्किट को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। जो हमारा सर्किट था ए और बी के बीच में ये C1 कनेक्टेड था, फिर C2 कनेक्टेड था और यहाँ पर वापस से C1 कनेक्टेड था, ठीक है। और इसके बाद हमने ये नेटवर्क मैंने आपके लिए बना दिया और इन तीनों का इक्विवेलेंट मैंने निकाल के बता दिया आपको कितना है, 7/6। इस कैपेसिटर की वैल्यू कितनी है, 7/6। दिस इज कैपेसिटर C2, दिस इज कैपेसिटर C1 एंड दिस इज अगेन C1, ठीक है। अब हम ये जो कैपेसिटर है इसको कैपेसिटर 4 रखते हैं और इसको हम बोल देते हैं कैपेसिटर 1, 2 एंड 3 का कॉम्बिनेशन जो था, इसको हम क्या बोलते हैं, इसका नाम हम क्या रखें, इसका नाम हम रख देते हैं C', ठीक है। C' ही हमने निकाला है तो इसका नाम हमने C' रख देते हैं। तो हम यहाँ पर लिखते हैं C' एंड 4 आर इन पैरेलल। बहुत ही इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम C' और 4th जो कैपेसिटर है वो किस में है, पैरेलल में। पैरेलल में कैपेसिटर कैसे ऐड होते हैं, C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू C4 का कैपेसिटर कितना है, जो कैपेसिटर नंबर 4 है वो C2 है और C2 की वैल्यू हमें 2 पिकोफैरेड दे रखी है, 2 पिकोफैरेड प्लस, और C' की वैल्यू कितनी है, 7/6, सॉरी 7/6 नहीं है, ये 6/7 है। 7/6 तो 1/C' की वैल्यू थी और हमें वैल्यू चाहिए थी C' की वैल्यू 6/7 है पिकोफैरेड, ठीक है। 6/7 पिकोफैरेड। जब आप इसको एलसीएम लेकर सॉल्व करोगे, एलसीएम आएगा इसका 14, सॉरी एलसीएम आएगा 7, एलसीएम आया 7 और इसको मल्टीप्लाई किया तो 14 + 6 और इस तरह से ये कितना आया, ये आया 20/7। 20/7 आ गया इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस किस का, 4 और C' का। अब इस सर्किट को हम वापस से थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। जैसे हमने इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया, अब हमारे लिए फाइनल स्टेप हो जाएगा। ये 2 पॉइंट्स थे ए और बी के बीच में हमें निकालना था। सर्किट को हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। दिस इज C1, ये हमने कॉम्बिनेशन निकाल कर रख दिया है किसका, 4 का और C' का। तो ये हमने C इक्विवेलेंट यहाँ पर लिख दिया है। C इक्विवेलेंट से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे मैं इसको चेंज कर देता हूँ और इसको C" बना देता हूँ। C" किस का कॉम्बिनेशन था, C" कॉम्बिनेशन था 4th का और C' का, ठीक है। अब हमने सर्किट को सिंप्लीफाई किया है। 4 और C' की जगह हमने जो कैपेसिटर लगा दिया है वो कौन सा कैपेसिटर है, C', क्योंकि ये हमने सिंप्लीफाई पहले कर लिया है और यहाँ पर वापस से C1 कनेक्टेड है। दिस इज पॉइंट A एंड दिस इज पॉइंट B। अब ये तीनों आपको बहुत इजीली समझ में आ रहे हैं, तीनों के तीनों किस में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। तो यहाँ पर C इक्विवेलेंट मैं लिख देता हूँ। सीरीज में कैसे ऐड होते हैं, सीरीज में रेसिप्रोकल में ऐड होते हैं। तो 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू C1 की वैल्यू, ये दोनों कितने हैं, C1 है, तो सबसे पहले C1 की वैल्यू है 3 पिकोफैरेड, तो हमें रेसिप्रोकल में ऐड करना है। तो 1/3 C' की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, 20/7। तो 20/7 का रेसिप्रोकल कितना होगा, 7/20, क्योंकि सीरीज में रेसिप्रोकल में ऐड होता है हमेशा। प्लस ये वापस से कितना है, C1 है, तो ये कितना आ गया, ये वापस से 1/3। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आएगा, जब आपने इसको सॉल्व किया तो आंसर आया हमारा 61/60। 61/60 is value of 1/C equivalent. तो C equivalent would be equals to 60/61, क्योंकि 1/C equivalent की जो वैल्यू थी वो C equivalent के रेसिप्रोकल होती है। तो 1/C equivalent 61/60 था, तो C equivalent कितना हो गया, 60/61। तो आपका जो फाइनल आंसर आ गया, C equivalent जो हमसे क्वेश्चन में पूछा था, ये रहा C equivalent जो हमने क्वेश्चन में पूछा था, दिस इज C equivalent और इसकी वैल्यू हमने कितनी निकाल दी, 60/61। और यूनिट लिखनी बहुत जरूरी है, यूनिट इज पिकोफैरेड। पिकोफैरेड इज 60/61 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻12
फेरेड। पिको फेरेड का मतलब होता है 10⁻⁻12। ठीक है, तो ये एक तरह का एक न्यूमेरिकल हो गया। ऐसे में थोड़ा सा सिंपल था ये। कॉम्प्लिकेट बनाने के लिए इसमें मैं आपको क्वेश्चन में इस तरह से 2 या 3 लेडर्स और ऐड कर सकता हूँ और आपको क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने इस तरह के लेडर के एक और बॉक्सेस आपके ऐड कर दिए और क्वेश्चन को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर दिया मैंने, और इस तरह के क्वेश्चंस भी मैं आपसे पूछ सकता हूँ एग्जाम में, और बोर्ड में भी पूछे जा सकते हैं। तो सिंपल फॉर्म मैंने जो कंसेप्ट था वो मैंने आपको समझा दिया। अब अगर ऐसे कितने ही लेडर आपके साथ आपके पास जोड़ दिया जाए तो आप मेरे हिसाब से आप ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अब एक और कैटेगरी देखते हैं क्वेश्चंस की। एक और कैटेगरी है, ये नेक्स्ट कैटेगरी है क्वेश्चन की। ये जो क्वेश्चन है, जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको कराया था उससे आइडेंटिकल आपको लग रहा होगा। उसमें और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें हमें उसमें 3 कैपेसिटर्स कनेक्टेड थे, इसमें 5 कैपेसिटर्स कनेक्टेड है, और हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा किसके साथ सीरीज में और कौन सा पैरेलल में। तो सर्किट को सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने आपको बताया था आपको वो पॉइंट्स आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे जो कि सेम पोटेंशियल पर हैं। ए पोटेंशियल हमें, ए और बी पोटेंशियल हमें दिए हुए थे, तो पहले हम ए और बी पोटेंशियल आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ये और ये पॉइंट ए पॉइंट होंगे, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट ये बी पॉइंट होंगे। अब बचा ये पॉइंट और ये पॉइंट, इनके नाम मतलब ये हम ए नहीं लिख सकते क्योंकि पहले वाले पे हमने क्या लिखा था, इस पॉइंट को भी ए लिख दिया था, बट यहाँ पे बीच में कैपेसिटेंस आ गया है, तो यहाँ पर हमें कैपेसिटर आ गया है, तो हम यहाँ पर इसको ए नहीं लिख सकते, हमने इसको लिख दिया सी। दिस इज पॉइंट सी। अगर ये पॉइंट सी है तो ये भी पॉइंट सी होगा, और ये वाला पॉइंट इसको हम सी नहीं लिख सकते क्योंकि बीच में ये वाला कैपेसिटर है। ए भी नहीं लिख सकते क्योंकि बीच में ये वाला कैपेसिटर, तो यहाँ पे कुछ और लिखना पड़ेगा, इसको हमने डी लिख दिया। ये डी है तो ये भी डी है। अब हमारे पास 4 पॉइंट्स है, इससे पहले हमारे पास 2 पॉइंट्स थे। तो जब आपके पास 4 पॉइंट्स आए तो आप इसको कुछ इस तरह से सिंप्लीफाई करें। दिस इज पॉइंट ए, और सॉरी आपको जो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए सर्किट बनाना है वो कुछ इस तरह के बनाना है। 4 पॉइंट्स आपको कुछ ऐसे मार्क करने हैं, ए, बी, सी और डी। ये 4 पॉइंट्स आपको कुछ इस तरह से मार्क करने हैं। अब मैं इन पॉइंट्स के बीच में एक एक करके कैपेसिटर को बनाता जाऊंगा सर्किट से देख देख कर, और सर्किट से जो कैपेसिटर मैं बना दूंगा उसको सर्किट में कैंसिल कर दूंगा ताकि मेरा कोई भी कैपेसिटर मिस ना हो जाए। इससे गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो आप एक एक करके कैपेसिटर्स को आप नए सर्किट में प्लॉट करते जाइए और वहाँ से मेन सर्किट से कैंसिल करते जाइए। सबसे पहला आता है हमारा ए और सी। ए और सी के बीच में देखिए कौन सा कैपेसिटर है। ए और सी के बीच में ये वाला कैपेसिटर है, तो इसको मैं यहाँ से कैंसिल करता हूँ और यहाँ पर ए और सी के बीच में ये वाला कैपेसिटर मैंने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, इसके बाद ये वाला कैपेसिटर देखिए ये किस किस पॉइंट के बीच में, ये ए और डी पॉइंट के बीच में। तो ए और डी के बीच में मैंने यहाँ पर कैपेसिटर बना दिया और जो हमारा मेन सर्किट था वहाँ से कैंसिल कर दिया। फिर इसके बाद ये वाला पॉइंट देखिए, ये है ये वाला जो कैपेसिटर है, थर्ड कैपेसिटर, ये किसके बीच में, सी और डी के बीच में कनेक्टेड है। सी और डी में के बीच में मैंने ये कैपेसिटर बना दिया और मेन सर्किट में मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। ठीक है, अब ये वाला जो कैपेसिटर है ये है बी और डी पॉइंट के बीच में कनेक्टेड। ये रहा डी पॉइंट, बी और डी के बीच में कनेक्टेड है, तो बी और डी के बीच में मैंने कैपेसिटर ये ड्रॉ कर दिया है और इसको मैं इसमें से कैंसिल कर देता हूँ। अब एक कैपेसिटर हमारा बचा है किसके बीच में, बी और सी के बीच में। तो बी और सी के बीच में कैपेसिटर को ड्रॉ करते हैं। ये चारों कैपेसिटर हमने ड्रॉ कर दिए, पांचों कैपेसिटर्स। अब देखिए कोई भी कैपेसिटर नहीं बच रहा है यहाँ पे। 1 2 3 4 5 कैपेसिटर्स ड्रॉ हो चुके हैं। अदरवाइज थोड़ी सी प्रॉब्लम हमें ये हो जाती है, हमें ये समझ में नहीं आता कौन सा कैपेसिटर हमने इसमें ड्रॉ नहीं किया और कौन सा कैपेसिटर हमने ड्रॉ कर दिया। पांचों कैपेसिटर्स हमने ड्रॉ कर दिए। सर्किट अभी भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको समझाता हूँ। दिस इज, ये सबके कैपेसिटर्स कितने हैं, सी सी हैं, सी 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 एंड सी, ये भी सी। इनके नाम रख देते हैं, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4 एंड दिस इज 5। तो यहाँ पर एक प्रिंसिपल यूज होता है, इस प्रिंसिपल का नाम है व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल, जो कि हम चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे। बट कैपेसिटर के क्वेश्चंस उससे रिलेटेड आ जाते हैं, तो इसलिए मैं आपको इसका थोड़ा सा ब्रीफ यहाँ पर दे देता हूँ।
ये प्रिंसिपल कहता है कि अगर इन द ब्रांच दिस ब्रांच इज कॉल्ड फर्स्ट ब्रांच, जहां पर मैंने नंबर 1 लिखा है, फर्स्ट ब्रांच और सेकेंड ब्रांच के कैपेसिटर्स का रेशियो फोर्थ और फिफ्थ के इक्वल हुआ, फर्स्ट और सेकंड का रेशियो फोर्थ और फिफ्थ के इक्वल हुआ, तो बीच वाले में से सर करंट जो है वो पास नहीं होगी। ठीक है, अगर ये जो रेशियो है ये इक्वल रहते हैं, जैसे देखिए जैसे फर्स्ट अपॉन 1/4 इज इक्वल्स टू 2/5, ये ऊपर वाले दो कैपेसिटर्स और नीचे वाले दो कैपेसिटर्स, अगर इनका रेशियो जो है वो इक्वल रहता है, फर्स्ट किसके लिए लिखा है मैंने, इस ब्रांच के लिए जो ए और सी को कनेक्ट कर रही है, सेकंड किसके लिए लिखा है मैंने, 4 किसके लिए लिखा है जो बी और डी को कनेक्ट कर रखी है, 2 किसके लिए लिखा है जो ए और डी को कनेक्ट कर रही है, और 5 किसके लिए लिखा है जो बी और डी को कनेक्ट कर रही है। अगर इनका रेशियो सेम होता है, अगर इनका रेशियो सेम होता है तो कैपेसिटर जो बीच वाला जो कैपेसिटर है इससे करंट पास नहीं होगी। अगर ये करंट पास नहीं होगी तो हम इसको सर्किट से आउट कर देते हैं, इसका कोई रोल नहीं है सर्किट में। अब इनका रेशियो देखते हैं। फर्स्ट वाली ब्रांच में जो कैपेसिटर है कितना लगा हुआ है, सी का लगा हुआ है, सी। फोर्थ वाली ब्रांच में जो कैपेसिटर लगा हुआ है वो भी सी है, फिफ्थ सेकंड वाली ब्रांच में जो कैपेसिटर है वो भी सी, और फिफ्थ में जो कैपेसिटर है वो भी सी है। तो चारों कैपेसिटर्स कितने हैं, सी, तो रेशियो कितना आ गया 1:1। अगर इन दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का जो रेशियो आता है वो इक्वल आता है, तो थर्ड वाले से कोई भी करंट पास नहीं होगी। नो करंट विल पास फ्रॉम थर्ड ब्रांच, थर्ड ब्रांच से कोई भी करंट पास नहीं होगी। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, अब हमारा सर्किट है थोड़ा इजी हो गया है। दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी एंड दिस इज पॉइंट डी। ए और सी के बीच में एक कैपेसिटर था, बी और सी के बीच में कैपेसिटर था, बी और डी के बीच में कैपेसिटर था, ए और डी के बीच में कैपेसिटर था, और सी और डी वाला जो कैपेसिटर था वो कैंसिल हो गया है क्योंकि वहां से करंट पास नहीं होगी। इन सबकी कैपेसिटेंस कितनी है, सी। अब आप ये क्लियरली देख सकते हैं, यहाँ पर जाने के बाद चार्ज ये दो में डिवाइड हो जाएगा, बट यहाँ से अगर चार्ज को बी तक जाना है तो उसको इससे भी क्रॉस होना पड़ेगा और उसको इससे भी क्रॉस होना पड़ेगा, दोनों में से क्रॉस होना पड़ेगा। तो ये दोनों किस में हो गए, सीरीज में, और ये दोनों किस में हो गए, सीरीज में, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन किस में हो गया, पैरेलल में। ठीक है, ये वाला जो कैपेसिटर था 1 और 4, ये 1 और 4 किस में है, सीरीज में। ये 5 और 2 किस में, सीरीज में, क्योंकि जो चार्ज यहाँ पर एंटर करा है उसको 1 के साथ 4 से जाना ही पड़ेगा बी तक पहुंचने के लिए। अगर उसको बी तक पहुंचना है तो 1 के बाद उसको 4 से क्रॉस होना ही पड़ेगा, कोई भी ऑल्टरनेटिव नहीं है। और जो चार्ज यहाँ पर 2 पे पहुंचा है उसको बी तक जाने के लिए 5 से जाना ही पड़ेगा, और उसके पास कोई रास्ता नहीं है। बट ए से बी तक जाने के दो रास्ते थे, एक तो 1 और 4 को क्रॉस करके, एक 2 और 5 को क्रॉस करने। तो ऊपर वाले जो दो कैपेसिटर्स हैं और नीचे वाले दो कैपेसिटर्स हैं, इनका कॉम्बिनेशन पैरेलल में है, बट पहले ये दोनों किसमें, सीरीज में। सीरीज में कैपेसिटर्स कैसे ऐड होते हैं, तो इनका अगर इनको हम सीरीज में ऐड करते हैं, ये सी है और ये सी है, तो 1 और 4 के लिए इसको मैं सी डैश लिखता हूँ, 1/c प्लस 1/c, दोनों इक्वल हैं, तो ये कितना आ गया, 1/c डैश इज इक्वल्स टू 2/c। तो c डैश की वैल्यू कितनी आ गई, तो c डैश इज इक्वल्स टू c/2। ठीक है, सिमिलरली जो ए और जो नीचे वाला ब्रांच था उसकी कैपेसिटेंस भी कितनी हो जाएगी, c डबल डैश कर देते हैं उसको, c डबल डैश भी कितना आ जाएगा, c/2 आ जाएगा। और ये c/2 और c/2 किस में है, पैरेलल में है। तो C इक्विवेलेंट के लिए ऊपर वाली ब्रांच का जो कैपेसिटर था, ऊपर वाली ब्रांच का कैपेसिटर कितना था, C/2। C और C को अगर आपने पैरेलल में ऐड करते हो 1/C तो आंसर आएगा C/2। और यहाँ पे दोनों नीचे वालों को आप ऐड करते हो तो भी C/2, ये दोनों इक्वल हैं। तो C इक्विवेलेंट के लिए ये ऊपर वाली ब्रांच के दो कैपेसिटर्स और नीचे वाली ब्रांच के दो कैपेसिटर्स किसमें, पैरेलल में कनेक्टेड है। तो हमने क्या करा, इन दोनों को ऐड करते हैं पैरेलल में, ये एल्जेब्रिकली ऐड हो जाते हैं, C/2 और C/2 कितना बनेगा, C। तो ये आपका आ गया C इक्विवेलेंट फाइनल आंसर। ठीक है, एक और कैटेगरी हम देखते हैं क्वेश्चन की। सेकंड वाला जो क्वेश्चन हमने करा था लैडर का क्वेश्चन,
उसमें मैंने आपको एक लैडर, दो लैडर, तीन लैडर होंगे तो मैंने आपको सॉल्व करना बता दिया था कि कैसे सॉल्व करना है। उस क्वेश्चन में एक लैडर था, तो अगर अगर दो या तीन भी होते तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होती। यहाँ पर जो लैडर है ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। अब हमारा जो लैडर है इनफाइनाइटली लंबा है। तो इस तरह के क्वेश्चंस अगर एग्जाम में आते हैं तो कैसे सॉल्व करने हैं वो देखिए। ये दोनों पॉइंट्स ए और बी एक तरफ है, तो मैंने आपको बताया था क्वेश्चन आपको पीछे से स्टार्ट करना है, बट ये कितना पीछे है अपन को नहीं पता क्योंकि ये लैडर हमारा जो है इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो हमने क्या माना, हमने इसके अंदर एक अजम्पशन किया, लेट द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द नेटवर्क, जो कि हमें निकालना है, टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द नेटवर्क बी एक्स। ये टोटल कैपेसिटेंस नेटवर्क का हमने एक्स मान लिया। अब ये लैडर जो है जिसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमने एक्स अज्यूम किया, ये लैडर इनफाइनाइटली लॉन्ग है। इतनी स्टेप्स इसके अंदर है कि हम उसको काउंट नहीं कर सकते, इसलिए हमने उसको बोल दिया कि ये लैडर है इनफाइनाइटली लॉन्ग। अगर इनफाइनाइटली लॉन्ग लैडर से आप एक या दो स्टेप काट देते हो तो उस लैडर की लेंथ में कोई कमी आएगी क्या? लैडर तो उतना ही लंबा रहेगा क्योंकि वो इनफाइनाइटली लंबा था, उसमें एक या दो सीढ़ियां अपन ने काट दी तो वो छोटा नहीं हो जाएगा, वो इनफाइनाइटली लॉन्ग ही रहेगा। ठीक है, तो अगर इनफाइनाइटली लॉन्ग लैडर की लेंथ, फॉर एग्जाम्पल, फॉर सपोज हमने 100 यूनिट्स अज्यूम करी है इनफाइनाइटली लॉन्ग की, तो अगर उसमें से एक या दो हम काट भी देते हैं तो भी उसकी लेंथ कितनी रह जाएगी? 100 यूनिट ही रह जाएगी। ठीक है, उसी तरह से अगर हमने इनफाइनाइटली लॉन्ग लैडर की कैपेसिटेंस एक्स अज्यूम करिए, अगर इसमें से हम एक या दो लैडर काट देते हैं तो भी उसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी रह जाएगी? एक्स ही रह जाएगी। ठीक है, ये अजम्पशन आपको ध्यान रखना है और इस तरह से आपको क्वेश्चन में आगे बढ़ना है। तो सर्किट को मैं रीड्रॉ करता हूं। ये सर्किट मैंने बनाया, दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। ए और बी के बीच में ये कैपेसिटर कनेक्टेड है 1 माइक्रोफैरेड का। फिर यहां पर 2 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर कनेक्टेड है और फिर यहां पर वापस से 1 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर कनेक्टेड है, फिर 2 का, फिर 1 का, फिर 2 का, फिर 1 का। इसके बाद लैडर खुद को रिपीट कर रही है। इसके बाद अगर लैडर खुद को रिपीट कर रही है तो मैंने क्या करा, ये वाला हिस्सा लैडर का काट दिया, ये वाला जो पोर्शन है लैडर का ये मैंने काट दिया। और इसके बाद देखिए लैडर वैसी की वैसी है, उस लैडर की मैंने फर्स्ट स्टेप जो थी वो काट दी। ठीक है, लैडर की फर्स्ट स्टेप मैंने काट दी। अभी भी लैडर की लेंथ कितनी है? लैडर इनफाइनाइटली लॉन्ग ही है, बस उसका मैंने एक स्टेप काट दिया। अब इसके बाद वही 1 और 2, वही 1 और वही 2, लैडर सिमिलरली खुद को रिपीट करते जा रही है एक ही तरीके से। तो इस पूरे का कैपेसिटेंस कितना होगा? पूरे का कितना था? 1 था। तो अगर एक स्टेप हमने काट भी दी तो भी कैपेसिटर में कुछ भी कमी नहीं आएगी और वो कितना रहेगा? वो एक्स ही रहेगा। ठीक है, तो यहां पर ये जो एक स्टेप मैंने बना दिया है, अब यहां पर बाकी बचे हुए का कैपेसिटेंस मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ? एक्स लिख देता हूँ। ये चीज़ आपको समझ में आई कि ये जो फर्स्ट स्टेप था ये मैंने यहाँ पे काट दिया और आपको कनेक्ट निकालना है यहाँ और यहाँ के बीच का कैपेसिटेंस। तो इसके ये जो पूरी लैडर थी इसका कैपेसिटेंस मैंने एक्स अज्यूम किया था। इसमें से अगर एक स्टेप हम काट देते हैं ये वाला तो भी कैपेसिटेंस कितना रहेगा? एक्स ही रहेगा। तो यहाँ पर मैंने क्या करा, इसका एक स्टेप काट दिया था पहले। अब सर्किट को रीड्रॉ करते हुए तो मैंने यहाँ पर जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस था वो क्या लिख दिया? एक्स लिख दिया। टोटल कैपेसिटेंस कितना? टोटल भी एक्स ही रहेगा। ठीक है, अब यहां पर आप देख सकते हैं कि जो टोटल कैपेसिटेंस है एक्स, ये किसके इक्वल रहेगा? ये दोनों कैपेसिटर्स किस में कनेक्टेड है? ये दोनों किस में कनेक्टेड है? ये दोनों कनेक्टेड है सीरीज में। सीरीज में कैपेसिटर्स कैसे ऐड होते हैं? सीरीज में कैपेसिटर्स इस तरह से ऐड होते हैं, 1/2 प्लस 1/x। ये हमने दोनों को सीरीज में ऐड कर दिया। ठीक है, और ऐड करके इसका रेसिप्रोकल लेना है। इसको इस तरह से नहीं करते हैं, मैं आपको बताता हूं। फॉर सपोज आपके पास दो कैपेसिटर्स हैं, आपको निकालना है सी इक्विवेलेंट। ठीक है, दो कैपेसिटर्स हैं C1 और C2। तो हमने क्या करा, दोनों को रेसिप्रोकल करके इस तरह से ऐड करा। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा एलसीएम तो आ जाएगा C1 C2 और ऊपर आ जाएगा C1 प्लस C2। ये किसकी वैल्यू है? ये आई वैल्यू 1/C इक्विवेलेंट की। तो C इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? C इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी C1 C2 C1 प्लस C2। कभी भी दो कैपेसिटर्स अगर सीरीज में कनेक्टेड होते हैं तो उनको किस तरह से लिखना है? पहले दोनों का प्रोडक्ट लिख देना है और फिर नीचे दोनों का सम लिख देना है। तो यहाँ पर 2 और x किस में कनेक्टेड है? सीरीज में। तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं? पहले दोनों का प्रोडक्ट लिख देते हैं। क्या है दोनों का प्रोडक्ट? 2 मल्टीप्लाइड बाय
मल्टीप्लाई नहीं लगाते यहाँ पर, टू इंटू एक्स अपॉन टू प्लस एक्स। ठीक है, ये दोनों किस में आ गए, ये दोनों सीरीज में थे और ये इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गया। अब इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन वन के साथ किस में है, पैरेलल में, तो हमने यहाँ पर वन ऐड कर दिया और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो हमने अज्यूम किया था नेटवर्क का कितना, एक्स, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस तो एक्स ही रहेगा। क्या फर्क पड़ता है अगर हमने उसमें से एक लेटर निकाल दिया, तो इक्विवेलेंट तो एक्स ही रहेगा। ठीक है, अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब हम इसको आगे सॉल्व कर रहे हैं तो x यहाँ पर क्या होगा, एलसीएम आ जाएगा दोनों का, टू प्लस एक्स और ऊपर लिख देते हैं हम टू प्लस एक्स प्लस टू एक्स। इक्विवेलेंट कैपेसिटर तो x है, डिनोमिनेटर में टू प्लस एक्स और टू प्लस एक्स न्यूमरेटर में भी इतना ही रहेगा। ये स्टेप रिपीट हो गई है तो मैं थोड़ा सा वापस इसको शॉर्ट कर देता हूँ। ये डिनोमिनेटर में देखिए, जो डिनोमिनेटर में है वो x के साथ आके यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, टू प्लस एक्स। ठीक है, और राइट हैंड साइड में क्या रह जाएगा, टू प्लस एक्स प्लस टू एक्स। इसको कैपिटल एक्स बना देते हैं। ठीक है, इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो इट विल कम टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू टू प्लस एक्स प्लस टू एक्स। टू एक्स एल एच एस और आर एच एस दोनों तरफ है तो हम इसको कैंसिल आउट कर देते हैं। ये कैंसिल आउट हो गए। अब यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होती है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो हम इसको मिडिल टर्म स्प्लिट से सॉल्व कर लेते हैं। मिडिल टर्म स्प्लिट से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस एक्स माइनस टू। मिडिल टर्म स्प्लिट में हमें क्या करना होता है, मिडिल टर्म स्प्लिट में हमें एक क्वांटिटी दो नंबर्स ढूंढने होते हैं, जिन्हें प्लस करोगे तो कितना आना चाहिए, माइनस वन के इक्वल आना चाहिए, और जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो माइनस टू। हमने दो नंबर ढूंढे, माइनस टू और प्लस वन। माइनस टू और प्लस वन को ऐड करते तो आंसर क्या आता, माइनस वन, और माइनस टू और प्लस वन को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, माइनस टू। मिडिल टर्म आपको 8th क्लास में सिखाया जाता है, आई होप आप सबको आता होगा। ठीक है, अब यहाँ पर फर्स्ट और सेकेंड टर्म में से हम कॉमन निकाल लेते हैं एक्स, तो अंदर क्या बचेगा, एक्स माइनस टू, और यहाँ पर निकलेगा प्लस वन, तो अंदर क्या रहेगा, x माइनस टू इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो x माइनस टू दोनों में कॉमन आ गया और अंदर क्या बचा, x प्लस वन। तो यहाँ पर x की दो वैल्यूज आई है, x इज इक्वल्स टू टू और x इज इक्वल्स टू माइनस वन। ठीक है, और ये यूनिट क्या थी, सारे कैपेसिटर्स हमें माइक्रोफेरेड में दिए हुए थे, तो 2 माइक्रोफेरेड लिख देता हूँ, यहाँ पर माइनस वन माइक्रोफेरेड लिख देता हूँ। कैपेसिटर की वैल्यू कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकती, तो 1 माइक्रोफेरेड को हम कैंसिल कर देंगे कि दिस इज नॉट पॉसिबल। तो x की वैल्यू, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द नेटवर्क C इक्विवेलेंट वुड बी 2 माइक्रोफेरेड, जो हमने अज्यूम किया था कितना, x, और x की वैल्यू हमने फाइनली निकाल दी। कितना निकाल दिया हमने x की वैल्यू, 2 माइक्रोफेरेड। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, लैडर जहां पर भी खुद को रिपीट होते दिखे, फर्स्ट स्टेप को, मतलब आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप के बाद लैडर के कैपेसिटी, मतलब फर्स्ट स्टेप के बाद लैडर को अज्यूम करना है, आपको उतनी लैडर बनानी है। यहाँ तक फर्स्ट स्टेप मैंने लैडर की बना दी, जैसे ही लैडर खुद को रिपीट होते दिखे उसको काट दो, उसको काट के सबकी कैपेसिटेंस कितनी मान ली हमने, सबकी कैपेसिटेंस हमने x अज्यूम कर ली। ठीक है, लैडर को बनाना स्टार्ट करो, शुरू से लैडर को बनाना स्टार्ट करोगे, जैसे ही लैडर खुद को रिपीट होते दिखे, रिपीट करते दिखे, यहाँ पे 1 और 2 मैंने बना दिया, वापस से 1 2 वापस से 1 2 हो रहा था, तो मैंने लैडर को काट दिया और सबका कैपेसिटर इक्वल करके कितना बना दिया, x। क्योंकि अगर इनफाइनाइटली लॉन्ग लैडर कैपेसिटेंस x है तो उसमें से एक या दो स्टेप काट दो तो भी कैपेसिटेंस की वैल्यू में कोई कमी नहीं आएगी और वो x ही रहेगा। तो इस तरह से हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आ गया, 2 माइक्रोफेरेड। ये इनफाइनाइट लैडर का क्वेश्चन हो गया, एग्जाम में पूछा जाता है, आपको याद रखना है, सीबीएसई में भी पूछा जाता है। तो इनफाइनाइट लैडर की एक डिफरेंट कैटेगरी हो गई, इसके लिए एक अलग से कंसेप्ट आपको पढ़ाना जरूरी था, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड करा है। अब एक तरह का क्वेश्चन और देख लेते हैं जो आपको एग्जाम में आ जाएगा, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि इसको किस तरह से सॉल्व करना है। देखिए एक और क्वेश्चन, अब आपको कुछ इस तरह की कुछ प्लेट्स दे दी गई हैं, अब आपसे पूछा गया इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो ये ए और बी पॉइंट है, ए और बी पॉइंट्स के बीच में ये कुछ मेटल के जैसे इलेक्ट्रोड्स आपने देखे थे, वो मेटल के इलेक्ट्रोड्स हैं। ये एम्स में पूछा गया क्वेश्चन, आपको पूछा गया है कि इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है वो आपको बताना है कि कितना होगा। ठीक है, मान लीजिए ए जो है पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो ए की जितनी भी प्लेट्स हैं,
ये सारी कैसी हो जाएंगी, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएंगी। ए जो था बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड था, तो ए से एसोसिएटेड या ए से कनेक्टेड जितनी भी प्लेट्स थी मैंने सब पर पॉजिटिव चार्ज लगा दिया। सिमिलरली बी, ए हाई पोटेंशियल पर होगा, हाई पोटेंशियल को हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव। बी लोअर पोटेंशियल पर होगा तो हमने इसको नेगेटिव मान लिया। और सारी बी से जो भी कनेक्टेड है सब पर कितना चार्ज आ जाएगा, सब पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये इस तरह से सब पर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब कैपेसिटर कैसे फॉर्म होता है, कैपेसिटर फॉर्म होता है पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट के कॉम्बिनेशन से, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो बनता है। तो ये देखिए ये बन गया आपका फर्स्ट कैपेसिटर, यहाँ पर आपका बन गया सेकंड कैपेसिटर, ये बन गया आपका थर्ड, दिस इज फोर्थ, दिस इज फिफ्थ, दिस इज सिक्स्थ, दिस इज सेवेंथ एंड दिस इज एट्थ। टोटल कितनी प्लेट्स थी, 1 2 3 4, 4 ऊपर और 1 2 3 4 5 नीचे, टोटल 9 प्लेट्स थी। 9 प्लेट से कितने कैपेसिटर्स बने, 8 कैपेसिटर्स बने। तो अगर नंबर ऑफ कैपेसिटर्स आपको पता लगाना है, नंबर ऑफ कैपेसिटर्स, इसका फॉर्मूला क्या बना, इसका फॉर्मूला बना नंबर ऑफ कैपेसिटर्स निकालने का n-1। n क्या है, नंबर ऑफ प्लेट्स। तो आपको क्या करना है, आपको नंबर ऑफ प्लेट्स काउंट कर लेनी है। यहाँ पे हमारे पास 9 प्लेट्स थी तो हमने 9-1 कर दिया और कितने कैपेसिटर्स बना लिए, 8 कैपेसिटर्स। यहाँ पे मैंने आपको काउंट करके बता दिया वो 8 कैपेसिटर्स कितने हो रहे। अब हमें क्वेश्चन में ये भी गिवन था कि हर प्लेट का एरिया, एरिया जो है प्लेट का कितना है, कैपिटल ए, और सेपरेशन जो है हर प्लेट के बीच में, हर प्लेट के बीच में सेपरेशन है वो है स्मॉल डी। तो कैपेसिटेंस कितनी होती है, कैपेसिटेंस निकालना बहुत इजी है। C इज इक्वल्स टू क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट A बाय डी। ये एक का कैपेसिटर है, C इक्विवेलेंट, सबका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, ये एक का है, सारे के सारे कैसे एडेड है, सारे के सारे पैरेलल में एडेड है, A और B पॉइंट्स के बीच में ही एडेड है, तो किस में ऐड हो जाएंगे, पैरेलल में ऐड हो जाएंगे। टोटल कितने कैपेसिटर्स हैं ऐसे हमारे पास, 8 कैपेसिटर्स हैं। तो एप्सिलॉन नॉट A बाय डी, ऐसे 8 बार लिखने से अच्छा है हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 8 से, तो कितना आ गया हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, 8 एप्सिलॉन नॉट A बाय डी। देखने में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था बट इसका सोल्यूशन काफ़ी इजी है। सोल्यूशन तब आप तभी कर पाओगे जब आपको कंसेप्ट आता होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस में हमें जितनी भी प्लेट्स दी हुई होंगी, नंबर ऑफ कैपेसिटर उससे एक कम हो जाएगा और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास 8 कैपेसिटर्स थे, अगर एक का कैपेसिटर कितना होगा, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, क्योंकि एरिया A था और सेपरेशन स्मॉल d था, तो एक का कैपेसिटर आ गया एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। पैरेलल प्लेट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता है, हमने निकालना सीखा था उसकी ज्योमेट्री को देखकर। तो टोटल कितने कैपेसिटेंस है, 8, पैरेलल में कनेक्टेड है तो इसलिए 8 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस विल कम एप्सिलॉन नॉट 8 A बाय डी। कंसेप्ट जानने के बाद न्यूमेरिकल काफ़ी ईजी हो गया है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं कंपटीशन में, एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। हमने 5 क्वेश्चंस करें 5 अलग अलग कैटेगरी के। आई होप मैंने आपके 80 to 90% जो न्यूमेरिकल्स हैं कैपेसिटर्स के सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन से, 80 to 90% न्यूमेरिकल्स आप लोग कर पाओगे। आप और एक के बाद एक न्यूमेरिकल ट्राई करो, एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन करो और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के भी क्वेश्चन करो। और जैसे भी आपको कोई भी डाउट होता है आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो या फिर पर्सनली मेरे को व्हाट्सएप करके आप मेरे से पर्सनली पूछ सकते हो, ठीक है। तो आज हम इतना ही कर रहे हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास से हमारा चैप्टर नंबर 3 जो कि करंट इलेक्ट्रिसिटी है वो स्टार्ट करेंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी में चार्जेस का मोशन स्टार्ट हो जाएगा। अब तक हमने वो चार्ज पढ़ा है जो कि सिर्फ रेस्ट पर रहता है, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करेंगे अब हम नेक्स्ट क्लास से। आज हमने कैपेसिटर के न्यूमेरिकल करे, 1 और 2 चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। 3rd चैप्टर नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे।